परमुटेशन क्लास 11th। तो देखते हैं, ये एनसीईआरटी और आर डी शर्मा जितने भी हो सभी बुक के लिए इम्पोर्टेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैं बोलना चाहूँ शॉर्ट में, जितना आपका आईक्यू लेवल है, जितना कैपेसिटी है, उतना आप लगा दें इस चैप्टर में, उतना बेनिफिट होगा आपको लिए। मज़ा आएगा आपको बनाने में इस चैप्टर को। बिल्कुल ही थिंकिंग पावर पे है। अगर आपका थिंकिंग पावर अच्छा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन को आप फील कर गए, क्वेश्चन को समझ गए तो बिल्कुल भी इजी में बन जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला बता दीजिए, एक ट्रिक बता दीजिए, उसी पे लागू होगा और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हिंट इंट्रोडक्शन में क्या होता है थ्योरी में कि हाँ उससे रिलेटेड ऐसा कुछ रहेगा तो उससे लिंक बता दूंगा कि हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा में क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसा लगा सकते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन में वही अप्लाई होगा तो वही, लेकिन आएगा कैसे वो रिजल्ट, क्वेश्चन को फिल करने पे मिलेगा। चलिए देखते हैं, आप घबराइए मत, मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल वे में बताऊंगा। एक्सरसाइज आर डी शर्मा का जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं कि परमुटेशन क्या बोल रहा है। इट इज़ ए मैथमेटिकल टेक्निक। परमुटेशन क्या है? एक टेक्निक है जो क्या डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं वो सारा का सारा अरेंजमेंट निकालना। किसका? सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका अरेंजमेंट। ऑर्डर क्या होना चाहिए? किसी एक पार्टिकुलर ऑर्डर में। ऑर्डर यहाँ मैटर करेंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको इस स्टेटमेंट को और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई सेट ले लिया ए, उसमें 2 एलिमेंट है, सपोज 1 और 6। सेट तो आप लोग पढ़ चुके होंगे ना, मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट, रिलेशन, फंक्शन ये बेसिक चैप्टर है क्लास 11th का। आप ये तीनों चैप्टर अगर स्किप करते हैं तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। इसीलिए अभी भी जो चैप्टर को मिस कर गए हैं, हम सारा वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए, मैं सेट लिया ए जिसमें 2 एलिमेंट है 1 6। इस एलिमेंट का मैं कितने पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकता हूँ? एक तो 1 6 और एक 6 1, 2 ही तरह से तो अरेंजमेंट कर सकते हैं। सपोज मैं बी कोई सेट लिया, उसमें 3 एलिमेंट हो 1 2 3, तो इस तीनों एलिमेंट का अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हो सकते हैं? मैं 1 2 3, एक ये अरेंजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट 1 3 को यहाँ ले आए, 2 को लास्ट में ले जाए, ये 1 के साथ हो गया। मैं स्टार्टिंग में 2 ले लूँ तो 2 1 3, तो इसको चेंज करना होगा 2 3 1। मैं 3 ले लूँ 3 1 2, तो 3 तो रहने दिया, 2 1 को एक्सचेंज कर दें, तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? बी सेट का 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? चलिए, और मैं एक्सरसाइज बताऊंगा तो डिटेल में चाहेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस जो भी कुछ दिया हुआ उसको अरेंजमेंट करना है, कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूँ मैं, बस यही है। नेक्स्ट, अब इसका जो परम्यूटेशन का जो यूजेज हैं बहुत ज़्यादा हर फील्ड में। जैसे कि बात करें तो एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की कोई भी ब्रांच ले लीजिए, वहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन होंगे, यूज होंगे। और क्या यूज कर सकते हैं? अगर प्रैक्टिकली लाइफ का प्रैक्टिकली अगर बात करें कि परम्यूटेशन कहाँ पे यूज होते हैं, तो हम लोग फ़्लाइट पे ट्रैवल करते हैं ना, फ़्लाइट, बस, ट्रेन, तो कभी सोचे होंगे कितना बिजी शेड्यूल होगा, है ना? फ़्लाइट का आने जाने का, बस का, ट्रेन का, अराइवल, डिपार्चर, ये सारा टाइमिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, कैसे एडजस्ट करते हैं? तो परम्यूटेशन से। समझ में आ रही है बात को? लाइसेंस प्लेट में कुछ फिक्स ही अल्फ़ाबेट और डिजिट होते हैं, है ना? तो लाइसेंस प्लेट में वो फिक्स डिजिट और अल्फ़ाबेट से बहुत सारा अरेंजमेंट निकाल के आता है ना, नंबर का। हो रहा है ना बात को? अरेंज कैसे कर सकते हैं? मान लो 6 डिजिट का बनाना है तो उसको किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट,
किसके हेल्प से? परमुटेशन के हेल्प से। समझ में आ रही है ना बात को? कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस में भी परम्यूटेशन का यूजेज है। किस लिए? फॉर एनालाइजिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम, कुछ एल्गोरिथम है उसको सॉल्व करने के लिए। क्वांटम फिजिक्स में बात करें तो डिस्क्राइबिंग स्टेट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के स्टेट के स्थिति के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प में लाते हैं परम्यूटेशन। इसके हेल्प से हम उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। बायोलॉजी का अगर बात करें तो आरएनए सीक्वेंस के बारे में डिस्क्राइब करता है। ये आप हायर मैथमेटिक्स में ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे दो तो एग्जांपल ले लिया, एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे ABCDEF। ये तो भाई इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट थे, तो इजी वे में अरेंजमेंट कर दिया। ये इसमें इतना सारा एलिमेंट है और ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो उसका अरेंजमेंट मैं ऐसे करूं तो एक तो यही होंगे फर्स्ट में, सेकंड में और क्या हो सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा कॉमन ले लूँ ABCDEF, एक यही ले लिया। नेक्स्ट ABCDE को इधर, F को इधर ले आए। इसी तरह से और क्या हो सकता है ACB, और भी कुछ ले लें, ACB ले लिया, C चेंज कर दिया ना, DEF। तो ऐसा बहुत सारा अरेंजमेंट हो सकता है। तो मैं इस तरह से कितना लिस्निंग बनाऊँ मैं खुद से सोच सोच के, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वी कांट राइट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। बना तो सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा, है ना, और हो सके तो नहीं भी बन सकता किसी केस में। हम लोग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट नहीं लिख सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए भाई? तो कुछ तो टेक्निक चाहिए ना इस सारे अरेंजमेंट को लिखने के लिए। वी नीड क्या? एक टेक्निक जिसके हेल्प से हम लोग सारा अरेंजमेंट को क्या कर लें, फाइंड कर लें। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। समझ में आई बात? चलिए तो देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, सपोज कोई एक इवेंट है, अकर हो रहा है m बेज में, ठीक है, एंड सेकेंड इवेंट है जो n बेज में अकर हो रहा है। ये कब हो रहा है n सेकेंड इवेंट? जब फर्स्ट इवेंट क्या हो गया है, अकर हो चुका है। देन दोनों इवेंट अकर हो, इसके लिए कितने रास्ते हैं, m इंटू n वेज। समझ में आई बात को? 2 टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं। एक टास्क m वेज में मैं इसको अरेंज किया जो भी हो, सेकेंड को n वेज में। तो सेकेंड को n वेज में तभी किया जब फर्स्ट को मैं क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो टोटल दोनों अकर हो एक साथ कितनी तरह से, m इंटू n। एग्जाम्पल अगर देखें इसका तो और ज़्यादा क्लियर होंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि a child choosing among 3 flavor of flavors ऑफ आइसक्रीम। 3 फ्लेवर है आइसक्रीम का, उसको चूज करना है। 2 वेराइटी ऑफ कोन विथ
2 वेराइटीज ऑफ कोन। तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं इस तरह से। तो मैं सपोज मान लिया कि जो 3 फ्लेवर हैं, एक चॉकलेट है, मिल्क का हो सकता है, ऑरेंज का, ये फ्लेवर मैं ले लिया, ठीक है। और कोन 2 ही टाइप का है, तब मैं कोन 1 मान लिया और एक कोन 2। तो मैं कह सकता हूँ कि चॉकलेट फ्लेवर का या तो कोन में 1 में ले सकते हैं या कोन 2 में। तो चॉकलेट के लिए मैं यहाँ बोलूँ C1 के साथ अरेंजमेंट हो सकता है, या चॉकलेट फ्लेवर कोन 2 के साथ। मिल्क का भी 2 अरेंजमेंट हो सकता है, मिल्क C1 और मिल्क C2। ऑरेंज का भी वही है, ऑरेंज C1 ऑरेंज C2। तो टोटल अरेंजमेंट कितने बन गए, 6। समझ में आई बात को। चलिए, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल हुआ, समझ रहे हैं ना बात को। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा बाई प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, चॉकलेट आइसक्रीम तो खाना है मुझे, चॉकलेट को खाइए, चाहे मिल्क का चाहे ऑरेंज का। तो क्या चॉकलेट को लिए हाथ में खा लिए, नहीं, ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। चॉकलेट वाले आइसक्रीम को मुझे कोन में, या तो कोन 1 में लेके खाना होगा या कोन 2 में। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, डिपेंडेंट बोल सकते हैं ना। अगर चॉकलेट सिंगल लिया तो टास्क कंप्लीट नहीं होगा। चॉकलेट और कोन 1 दोनों को उठाया तब बोलेंगे कि हाँ दोनों कंबाइन कर देंगे तो एक टास्क कंप्लीट हुआ कि एक आइसक्रीम बना। तो दोनों डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट के लिए तो यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बोथ जो दोनों इवेंट होंगे, इवेंट A एंड इवेंट B आर डिपेंडेंट इवेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो m इंटू n बेस ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करूँगा जब आप ये समझ लें बात को कि दोनों को पूछ रहा है, ऑल है ना। चॉकलेट और कोन दोनों कनेक्टेड है, जब दोनों को नहीं उठाएंगे तब हम बोल ही नहीं सकते हैं कि हाँ टास्क कंप्लीट हुआ। तो कितना फ्लेवर है टोटल, 3। कितने कोन है, 2। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। समझ में आई। तो टोटल कितने पेज हो गए, 6 पेज। ये थे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान दें तो एक बात, 2 पॉइंट और बोलूँगा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। इवेंट क्वेश्चन में ऐसा रहा, इवेंट A एंड इवेंट B। तो एंड जहाँ भी कहीं लगा हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जहाँ कहीं मल्टीप्लाई आया तो समझिए कि क्या है, वो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो क्वेश्चन होगा वो आपसे क्या पूछेगा, परफॉर्म ऑल टास्क। सभी टास्क का अरेंजमेंट आपसे पूछने जाएगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में, तो वहाँ पे बात करेगा सिर्फ दोनों में से कोई एक, आइदर A और B। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। देखिए प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या बोल रहा है, इफ वी हैव ए नंबर ऑफ वे डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के तरीका अरेंजमेंट ए तरह से अगर है। नेक्स्ट, बी नंबर ऑफ वे ऑफ डूइंग अनदर थिंग, किसी दूसरे काम को करने का तरीका क्या है, बी नंबर मतलब 5 तरह से, 6 तरह से, 10 तरह से, ऐसा कुछ मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकल। तो एक काम को मैं दूसरे मान लीजिए तरीके से जानता हूँ और दूसरे काम को बी तरीके से जानता हूँ करने के लिए।
इतना टाइम से हम उसको कर सकते हैं इतने तरीके से। तो और दोनों जो है, दोनों को हम लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं, वी कांट डू द सेम टाइम। तो दोनों में से कोई एक हो, वे टू चूज वन ऑफ द एक्शन, दोनों में से कोई एक एक्शन को चूज करना हो, उसका क्या वे है, ए प्लस बी। तो एडिशन में प्लस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा, इस तरह से भी अगर कहीं लिखा हुआ हो, इवेंट ए और इवेंट बी, दोनों में से कोई एक हो गया ना, तो और जहाँ रहा तो हम क्या करेंगे, सम। सम का मीनिंग आएगा, कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के कॉन्सेप्ट बनेगा। नेक्स्ट, परफॉर्म एनी वन ऑफ द टास्क, सिर्फ एक ही के बारे में पूछेगा आपसे, दो में से कोई एक। इसका एग्जाम्पल देखें तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं मान लिया कि बॉयज़ हैं सपोज 6, गर्ल्स भी हैं 6। मैं चाहता हूँ वांट टू मेक वन बॉय मॉनिटर, एक लड़का से एक मॉनिटर बन जाए, एंड वन गर्ल मॉनिटर। समझ में आ रही है ना क्वेश्चन। एक क्लास में टोटल 6 बॉय हैं 6 गर्ल्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक लड़का में से कोई मॉनिटर बन जाए, एक गर्ल्स में से बन जाए, उसका क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो एक बॉय अरेंज करने का क्या प्रोसेस है, 6। देखिए मुझे 2 मॉनिटर सेलेक्ट करना ही है, समझ में आ रही है ना बात को। और उसमें कंडीशन है कि एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर बात को समझिए तो लड़का टोटल क्या है, B1 B2 B3 B4 B5 B6, गर्ल्स 1 गर्ल 2 गर्ल 3 4 5 6, ठीक है। चलिए मैं क्या कहूँ कि ये बॉय 1 को और गर्ल 1 यहाँ से ले आते, ये एक अरेंजमेंट हो जाएंगे 2 मॉनिटर बनाने का। मैं क्या करूँ, B1 बॉय 1 लूँ और गर्ल 2 को ले सकता हूँ। उसी तरह से B1 G3 के साथ, B1 G4 के साथ, B1 G5 B1 G6। मैं इस लड़का के साथ लिया सिर्फ एक, तो 6 अरेंजमेंट हुए मॉनिटर बनाने का। तो ये टास्क तभी पॉसिबल है जब एक लड़का लेंगे और एक लड़की। उसी तरह से B2 के लिए भी बन जाएंगे, B2 के लिए भी 6, B3 का भी 6 तरीका आएंगे ना। जैसे B1 का 6 आया ना, B2 के साथ 6 अरेंजमेंट कर सकते हैं, B3 के साथ भी 6, B4 के बाद 6, B5 के साथ भी 6 एंड B6 के साथ भी 6 अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई, सबको ऐड करूं इसमें 6, तो 6 6 6 6 ऐड करें तो कितना हो गया, 36। समझ में आ रही है ना बात को। इस तरह से भी सोच के आप बना सकते हैं। तो टोटल वेज कितना हो गया बनाने का, 6 + 6 + 6 + 6 + 4 5 6, आ गया आंसर 36। लेकिन बाय फंडामेंट क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, उसके हेल्प से अगर बनाएं। बॉयज़ कितने हैं टोटल 6, तो 6 में से कितने तरीका हो सकते हैं अरेंज करने का, 6 तरीका हो सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बॉय को 6 और गर्ल्स का भी 6, तो 6 × 6 क्या हो जाएंगे, 36। क्लियर ना। चलिए अब मैं क्या करूं, एडिशन का एक केस ले लूं। इसी में मैं बोलूं क्वेश्चन कि आइदर मॉनिटर बनाना है 1 बॉय मॉनिटर और 1 गर्ल मॉनिटर,
अब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि दोनों में से एक एक रहना ही है। इसमें सिंपल आपको बोला है या तो एक बॉय मॉनिटर बना दो या फिर एक गर्ल बना दो। तो एक बॉय मॉनिटर बनाए तो कितना पॉसिबिलिटी है हम लोग हमारे पास 6 लड़का है तो 6 पॉसिबिलिटी है, 6 को बना सकते हैं 6। और है तो क्या होगा सम, या गर्ल बनाए तो कितना हो जाएगा 6। तो टोटल कितना हो जाएगा 12 पॉसिबिलिटी है, 12 अरेंजमेंट हम कर सकते हैं मॉनिटर बनाने का। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आर डी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 16.2। तो आप इसे नोट कर लें। तो आर डी शर्मा एक्सरसाइज 16.2 क्लास 11 फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास देयर आर 27 बॉयज। जो भी है सॉल्यूशन में लिखते चलते हैं। परमुटेशन का क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद आप सॉल्व करें ऐसा जरूरी नहीं है। जो पढ़ते जाएं लाइन बाय लाइन, जो भी कुछ मिले आप उसे नोट कर लें। मुझे पता चला कि क्या है क्लास में 27 बॉयज़ हैं एंड 14 गर्ल्स है, तो उसे मैं नोट कर लिया। द टीचर वांट, अब टीचर चाहता है 27 बॉयज़ और 14 गर्ल में से सिलेक्ट 1 बॉय एंड गर्ल, इसमें से एक बॉय सेलेक्ट करना एक गर्ल। इसलिए कोई फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में क्लास को रिप्रेजेंट करे। इन हाउ मेनी वेज कैन टीचर मेक दिस सिलेक्शन, तो कितने तरह से टीचर सिलेक्शन कर सकता हो, अरेंजमेंट कर सकता हो। समझ में आई ना बात को। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का अगर बात करें, इसके हेल्प से एक स्टेटमेंट में आंसर आपको मिल जाएगा। एक लड़का को सिलेक्शन करें, कितना पॉसिबिलिटी है 27। अब देखिए एक लड़का सिलेक्ट करना एक लड़की, तभी टास्क कंप्लीट होगा। ऐसा तो नहीं ना होगा कि सिर्फ एक लड़का को सिलेक्ट कर लिया हो गया, नहीं। एक लड़का को सिलेक्ट करना, एक लड़की को सिलेक्ट करना, तभी मेरा टास्क कंप्लीट होगा। तो कि कॉम्बिनेशन जो होगा, अरेंजमेंट होगा बॉय और गर्ल्स का मिलाकर, तभी बोलेंगे एक टास्क होगा। तो बॉय सिलेक्ट करने का कितना पॉसिबिलिटी है 27, और दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो जब डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेशन का टर्म आ गया। क्यों मैं लिखा एडिशन, क्यों नहीं लिखा, यही प्रॉब्लम है समझने को। ये फील कर गए ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में क्वेश्चन। दो ही तो कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि किस में मल्टीप्लाई करें, किस में ऐड करें। तो भाई आप ना बस सिंपल फील करें कि जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है वो दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। हाँ इसमें है डिपेंडेंट, एक दूसरे के बिना ये टास्क कंप्लीट ही नहीं होगा। तो जब डिपेंडेंट है तो मैं बोला था डिपेंडेंट में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझ में आई बात को। तो एक लड़का को सिलेक्ट करने का 27 तरीके, एक गर्ल्स को 14, तो 27 × 14 मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 378। है क्वेश्चन एकदम सिंपल। इतना लंबा चौड़ा के लिए एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं सिंपल आया और सॉल्व करके चला गया, आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। जितना आप इसको अच्छे तरह से फील करें। चलिए इसको और कैसे समझ सकते हैं, अगर नहीं अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। 27 बॉयज़ है ना, तो B1 B2 B3 B4 B5 इसी तरह से 100 कहाँ कितने बॉयज़ हो जाएंगे 27 तक। नाउ गर्ल्स तो G1 G2 G3। आपका ये आंसर यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक सॉल्व कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन फील कैसे करें कि आखिर हो क्या रहा है इसमें। तो G3 G4 G5 ये कहाँ तक जाएंगे 14 तक। मुझे एक लड़का सेलेक्ट करना और एक लड़की, तो मैं यहाँ से एक B1 को सिलेक्ट किया, तो B1 के साथ कितने अरेंजमेंट कर सकता हूँ मैं लड़कियों का 14, तो इसके साथ 14 अरेंजमेंट करूँगा। नेक्स्ट नहीं होगा, देखिए B1 G1
इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट में तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया ना, B1 के साथ G2 को ले आए, फिर G3 के साथ ले आए, B4 के साथ ले आए, B5 के साथ ले आए, उसी तरह से 14। तो मैं बोल सकता हूँ कि B1 के साथ कितना टोटल पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट करने का लड़कियों का, 14। नेक्स्ट B2 के साथ भी कितने हैं, 14। उसी तरह से B3 के साथ भी 14। टोटल कितने बॉयज़ हैं, 27। तो B27 के साथ भी कितने पॉसिबिलिटी होंगे, 14। तो 14 कितने बार आ रहे हैं, 27 टाइम्स। तो गुना कर दें, वही चीज़ किया ना मैं यहाँ पे। या ऐसा नहीं करना होगा तो आपको 14 ऐसा करना होगा, 14 + 14 है ना, B1 के साथ 14, B2 के साथ 14, इसी तरह से ऐड करना होगा कितने टाइम्स, 27 टाइम्स। तो उसी को तो मैं बोलता हूँ 14 × 27। आप फील हुए क्वेश्चन क्या चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन 2 में। ए पर्सन वांट टू बाय 1 फाउंटेन पेन। एक सज्जन आदमी है, एक फाउंटेन पेन खरीदना चाहते हैं, एक बॉल पेन खरीदना चाहते हैं और 1 पेंसिल। कहाँ से भाई, तो स्टेशनरी शॉप से ही तो मिलेंगे, जनरल स्टोर से तो मिलेंगे नहीं। चलिए तो जो भी दिया हुआ है मैं नोट कर लूँ, अभी नहीं, इसके बाद इफ़ देयर आर 10, हाँ यहाँ से अब नोट करूँगा। एक फाउंटेन पेन खरीदना चाहते हैं तो शॉपकीपर के पास कितना पेन है, टोटल 10 फाउंटेन पेन है। नेक्स्ट देयर आर 10 फाउंटेन पेन, 12 बॉल पेन, 12 बॉल पेन एंड 5 पेंसिल का वेराइटीज है, ठीक है ना। यहाँ स्लैश दे दें ताकि लगे नहीं कि एक साथ है। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन ही सिलेक्ट दिस आर्टिकल्स। तो कितने तरह से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड है सिलेक्ट का, लेकिन एक्चुअली में सिलेक्ट नहीं है, बोला क्या जा रहा है कि कितने तरह से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। यही छोटी छोटी बातों को ना आपको पकड़ना है कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है ना। चलिए तो 10 फाउंटेन पेन, 12 बॉल पेन, 5 पेंसिल को मुझे अरेंजमेंट करना है। और ख़रीदना तो है एक फाउंटेन पेन भी, एक बॉल पेन भी और एक 5 पेंसिल भी, एक पेंसिल भी। तो मैं यहाँ पे फिर से अगर बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे पता लगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मुझे 3 पेन खरीदना है, 3 पेन तभी खरीद सकता हूँ जब एक फाउंटेन पेन खरीदूँ, एक बॉल पेन से आए, एक पेंसिल से आए। तीनों डिपेंडेंट है एक दूसरे का, है ना, डिपेंडेंट। जब डिपेंडेंट है तीनों एक दूसरे के, तो बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से बनेंगे। तो एक फाउंटेन पेन सिलेक्ट करने का कितने प्रोसेस है, 10, एक बॉल 12, एक पेंसिल 5, मल्टीप्लाई कर दें आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात ना, 600। तो आखिर इसमें फिर क्या हुआ, कैसे फिल करें, कैसे फिल क्या करें, 10 फाउंटेन पेन इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पे किया ना। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ हर क्वेश्चन में करवाऊँ पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ में करवाऊँगा ना तो वीडियो का लेंथ लंबा जाएगा। और जान रहे ना एक्सरसाइज 16.2 में टोटल क्वेश्चन कितना है, तो 48 क्वेश्चन है। तो लगा कि 10-15 वीडियो इसी एक्सरसाइज को बनाने में लग जाएंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को आप फिल खुद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चलता हूँ। चलिए 3 क्वेश्चन है, फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे। गोवा से हमको जाना है बॉम्बे, ठीक है। देयर आर 2 रूट्स, 2 रूट है भाई गोवा से बॉम्बे जाने का, एयर और सी। या तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं या शिप। नेक्स्ट फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली देयर आर 3 रूट। बॉम्बे से दिल्ली जाने के लिए 3 रूट हैं, क्या क्या है, एयर, रेल
ट्रेन से जाइए या बस से जाइए। क्लियर यहाँ तक। फ्रॉम गोवा टू दिल्ली, अब क्या बोल रहा है, गोवा से दिल्ली जाना है भाया बॉम्बे, बॉम्बे से होकर, तो कितने रास्ता हो सकते हैं। समझ में आई ना बात को। फील करें यहाँ पे थोड़ा सा, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, तो देखिए क्या हो सकता है। गोवा टू बॉम्बे टू दिल्ली डायरेक्ट जाना है ना। इसके पास क्या है, गोवा टू बॉम्बे जाने के लिए एयर, फिर नेक्स्ट क्या है सी। बॉम्बे टू दिल्ली जाने के लिए क्या है, एयर, रेल, रोड। मुझे गोवा टू दिल्ली जाना है बॉम्बे के रास्ते, तो मैं एक रास्ता अपनाऊँ क्या कि गोवा से बॉम्बे एयर से जाऊँ, फिर बॉम्बे टू दिल्ली एयर टू एयर ही जाऊँ। तो एक कम्बिनेशन मिला, एक अरेंजमेंट मिला। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ कि नहीं भाई, एयर गोवा टू बॉम्बे एयर से जाएं, फिर बॉम्बे टू दिल्ली रेल से जाएं। तो एयर रेल, नेक्स्ट उसी तरह से एयर और रोड, ठीक है। नेक्स्ट सी के साथ भी तो वही बनेंगे, सी के साथ तो एयर, सी रेल एंड सी रोड। तो टोटल अरेंजमेंट कितना मिला हमको, 3 इधर से मिला, 3 इधर से मिला, तो टोटल वेज रास्ता कितना हो गया, आंसर 6। आप इस तरह से फील करके भी बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएंगे, आंसर आपका आ जाएंगे। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसके थ्रू कैसे बनेगा। तो एक बात याद करिए, आप ये सोचिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, क्या ये रास्ता एक दूसरे से डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट तो क्या हुआ, यदि मैं गोवा टू बॉम्बे जाऊं एयर से, क्या मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, नहीं। फिर बॉम्बे टू दिल्ली भी तो जाना है, तो बॉम्बे टू दिल्ली जाने के लिए फिर वहाँ से भी तो एयर ही लेंगे, फ़्लाइट लेंगे। तो यहाँ वाला फ़्लाइट और यहाँ वाला फ़्लाइट दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है ना, तभी तो गोवा टू दिल्ली पहुँचेंगे हम लोग। क्लियर है, ये डिपेंडेंट है, तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन गोवा टू बॉम्बे जाने के कितने रास्ते हैं, 2। बॉम्बे टू दिल्ली जाने का 3। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितने रास्ते आ गए, 6। समझ में आई ना, क्लियर, मज़ा आ रही है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th में क्या कह रहा है, ए मीन प्रिपेयर मैथमेटिक कैलेंडर, एक मिडल का कैलेंडर बनाना चाहता है, स्पेसिफाइंग मंथ डेट एंड डेज। उसमें क्या मेंशन करना चाह रहा है भाई, मंथ भी रहे, डेट भी रहे और डेज भी रहे, बिल्कुल रहेगा ही, कैलेंडर है तो तीनों तो रहना ही चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ मंथली शीट, मंथली शीट के फॉर्म में, 1 प्लेट फॉर ईच मंथ। अब एक मंथ के लिए सिर्फ एक ही प्लेट यूज करना, एक से ज़्यादा नहीं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कैलेंडर शुड इट प्रिपेयर, तो कितने टाइप का वो कैलेंडर बना सकता है, टू सर्व फॉर ऑल द पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर ईयर, ताकि वो फ्यूचर ईयर में आने वाला जितने भी पॉसिबिलिटी उसको सर्व कर सके। ये क्या चल रहा है, तो भाई क्वेश्चन देखिए सॉल्व करता हूँ। कैलेंडर तो बनाना है, टोटल टाइप ऑफ कैलेंडर कितना होगा। तो आप बात करें डे के बारे में, डे में तो भाई एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, वही तो फिर रिपीट करता है ना पर मंथ, मंडे टू संडे, फिर मंडे टू संडे, यही रिपीट हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट, हमको डेट मेंशन करना, डेज मेंशन करना, तो डेज मेंशन कर रहा हूँ मैं। तो डेज कैसे सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट डे कैन बी सिलेक्टेड, उसका मेन मोटिव है कि हमको डे सिलेक्ट करना है। कितने तरीक़ा से कर सकता है, 7 वेज, क्योंकि 7 डेज होते हैं तो 7 तरीका ही तो है उसके पास। क्लियर ना। चलिए अब बात करेंगे, लीप ईयर भी तो हो सकते हैं,
सारा पॉसिबिलिटी लेके चलना है। ये तो हो गया फर्स्ट डे कैन बी सिलेक्टेड 7 डेज। अब बात करें अगर ड्यू टू लीप ईयर, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं 366 डेज, तो मैं बोलूँगा मिंट प्रिपेयर 7 कैलेंडर फॉर, क्या बोल सकते हैं, लीप ईयर नहीं हो। बात समझ रहे ना, लीप ईयर नहीं हो तो कितना कैलेंडर बना सकता है। मीन प्रिपेयर 7 कैलेंडर फॉर नॉन लीप ईयर एंड 7 फॉर लीप ईयर। क्यों भाई, अब लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, एक वीक में तो 7 डेज होते ही हैं, थोड़ी वो बदल जाएंगे। समझ में आई बात को, तो इसीलिए सिंपल है। तो टोटल नंबर ऑफ कैलेंडर पॉसिबिलिटी कितना हो सकते हैं। अब एक बात करिए, हमको तो कैलेंडर बनाना है, 2 केस बन रहे थे। क्या केस बन रहा है, एक लीप ईयर का और एक नॉन लीप ईयर का। तो एक कैलेंडर ही तो बनाना है, क्या दोनों एक दूसरे का डिपेंडेंट है। भाई लीप ईयर का कैलेंडर बन गया तो उसको साइड में रखिए ना, वो लीप ईयर वाला कैलेंडर नॉन लीप ईयर से कोई कनेक्टेड होगा नहीं। एक साल का एक ही कैलेंडर तो बनेगा, एक साल का बन गया, लीप ईयर का अलग बनेगा, उसको दोनों से क्या लिंक कर सकते हैं, नहीं तो ये डिपेंडेंट नहीं है। तो जब डिपेंडेंट नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर 4 पार्सल 4 है। चलिए मैं इसमें फिल भी करवाऊँगा। पार्सल 1, पार्सल 2, पार्सल 3, पार्सल 4। पोस्ट ऑफिस कितना है भाई, तो पोस्ट ऑफिस 5 है ना, 5। पोस्ट ऑफिस 1, 2, 3, 4, 5। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द पार्सल बी सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट। पोस्ट ऑफिस गए, मेरे पास 4 पार्सल है, सामने में देखा कि 5 पोस्ट ऑफिस है। अरे वो लेटर बॉक्स रखने वाला मान लीजिए, इस टाइप का लेटर बॉक्स होते हैं ना, तो वही मान लीजिए इस तरह का 5 है। तो कितने तरह से हम उसमें डाल सकते हैं, कैसे कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। पार्सल 1 के हो सके तो पोस्ट ऑफिस 1 में डाल सकता हूँ, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो पार्सल 1 का टोटल अरेंजमेंट कितने तरह से हो गए 5। इसका 5 तरीके से, तो इसका भी तो हो सकता है। पार्सल 2 के हो सकते तो इसमें भी डाल सकता हूँ, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये भी 5, तो इस भी 5, ये भी 5। टोटल कितना हो गया 5, 5, 10, 10, 10, 20 हो जाएंगे ना। लेकिन यहाँ बात को समझे, कह क्या रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द पार्सल बी सेंड। क्या मुझे एक पार्सल को सेंड करना है, नहीं। जब भी सेंड करना होगा तो चारों पार्सल को सेंड करना होगा। चारों पार्सल सेंड करेंगे तभी मैं बोलूँगा कि टास्क कंप्लीट हुआ, ऑल टास्क कंप्लीटेड। बिल्कुल सही, मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, ऑल टास्क का पूछे तो क्वेश्चन किस पे रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे। तो जब जान रहे कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा सबको क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ क्या वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कैन द पार्सल बी सेंड डॉट आप लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज कैन द पार्सल बी सेंड। तो 5, ये कितना आ जाएगा आंसर 625। मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, कैसे, और इस तरह का भी एक अरेंजमेंट बना लें। क्या है ये,
कौन सा सिस्टम है? अच्छा, पार्सल 1 को 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलिए पार्सल 1 का अगर बात करूँ, पार्सल 1 को मैं कितनी तरह से अरेंज कर सकता हूँ? 5 तरीके से। पार्सल 2 को भी 5 तरीके से, 3 को भी 5 पोस्ट ऑफिस में डाल सकता हूँ, 4 को भी 5 को। बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5 × 5 × 5, 5 यह आ जाएगा 625। आप ये चीज़ करें या ये करें, कोई गलत नहीं करेगा आप, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स। एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस कर रहा है, तो पहले तो फील कर लें कि क्वेश्चन चल क्या रहा है। उसके बाद मैं ना आपको जहाँ पे ज़रूरत है तो मैं 2 मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें तो इस तरह से आप बनाएं, कोई गलत नहीं करेगा भाई आपको, या फिर इस तरह से बना दे, ठीक है। तो दो तरीका बताया ना, मैं 2 रास्ता दिखाया। हाँ, 2 तरीके से बना सकते हैं। तो पहले फील कर लेते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे चलूँगा। तो कॉइन बना लूँ। आप खुद भी ऐसा सोचें बैठ के, 5 मिनट 10 मिनट टाइम दें प्रत्येक क्वेश्चन पे। जितना टाइम देंगे ना आपका माइंड डेवलप करेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा वो चीज़। 5 से 10 मिनट। आप ये मत सोचिए कि अब यदि मैं एक क्वेश्चन में 5 to 10 मिनट दे रहा हूँ मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन देख लूँ मेरा टाइम बच जाएगा और जल्दी से एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। अरे आप चीट करेंगे खुद को। अब तो ऐसा अगर आप सोचते हैं ना तो अभी तक आप चीट ही करते आ रहे हैं शुरू से, और अभी भी वही कर रहे हैं क्लास 11th में। क्लास 10th चला गया, जो भी हुआ आप कैसे पढ़ें भूल जाएं। अब समय आ गया है जगने का। जगिए, आँख खोलिए अपना। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये होता क्या है भाई? अगर आपके पास कुछ नहीं है, पैसा ऐसा बैकग्राउंड सही नहीं है, तो टोटल इसी पे डिपेंडेंट है, तो सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिए और रास्ता भटकाइए मत। तो जब इसी पे ध्यान देना ही है तो आप टोटल फोकस करिए ना पढ़ाई पे। क्या काम है आपका? मैं एज ए टीचर बहुत टाइम दे रहा हूँ मैथ में अभी भी, है ना। तो ऐसा मैं ही नहीं, हर टीचर कोई देता है भाई टाइम। जब टीचर हो के इतना टाइम दे रहा तो फिर आप क्या हैं? आपको भी तो देना चाहिए, आपको कुछ बनना है। मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई आप, मैं कहीं कहीं पे इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहा हूँ तो आप खुद पेन चला के करें, तो आपको और ज़्यादा फील होंगे। और अंदर से जब ऐसा करने लगेंगे ना तो खुशी होंगे अंदर से। फील आने पे ना, फीलिंग आना जरूरी है मैथ में। चलिए लंबा लेक्चर चलते रहेगा। कॉइन था, क्वेश्चन पे आते हैं। एक कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स। एक कॉइन को क्या हुआ? 5 टाइम्स टॉस किया गया। 1 2 3 4 5। इस कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें भी या तो हेड आएंगे या तो टेल, हेड आएंगे या तो टेल, हेड नहीं तो टेल, हेड नहीं तो टेल। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? जब एक कॉइन को मैं 5 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ तो यहाँ या तो हेड हो सकते हैं या तो यहाँ से अगर सपोज मैं मान लिया हेड, सेकेंड टाइम टॉस किया तो वहाँ भी मान लीजिए कि हेड ही आया होगा, थर्ड टाइम भी हेड ही आ सकता हो, फोर्थ में भी हेड, फिफ्थ में भी हेड। ये एक तरह का अरेंजमेंट किया मैं। इसी टाइप का अरेंजमेंट आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना पॉसिबल आउटकम हो सकता है। नाउ मैं फर्स्ट में मैं क्या लेके चला कि हेड आया, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ में क्या आए होंगे? टेल टेल टेल। एक ये भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। फिर उसी तरह से क्या करूं? हो सके तो फर्स्ट में टेल आया हो और सेकेंड में हेड आ गया हो, तो सिंगल हेड मैं लेके चला ना, इसी हेड को मैं पोजीशन को चेंज करते रहूँगा। तो हेड फर्स्ट में था, हेड अब कहाँ आ गया? सेकेंड में। नाउ
टेल टेल टेल, इस हेड को अब थर्ड पोजीशन पे ले आऊँगा तो टेल हेड टेल टेल, फोर्थ पे ले आऊँगा तो टेल 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 हेड टेल, लास्ट पे ले आऊँगा टेल 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 हेड। तो सिंगल हेड का अरेंजमेंट कितना हो गया 1 2 3 4 5। अब इसी तरह से डबल हेड लेके आएंगे तो टेल टेल टेल। इस तरह से आप सोच सोच के कर सकते हैं, हो जाएगा लंबा। चलिए तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे समझिए बात को। तो मैं लिखूँगा डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। पहला टॉस किया तो या तो हेड आएंगे तो टेल, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसका कितना पॉसिबिलिटी है 2, एक दूसरे का सब लिंक है ना, कनेक्टेड है ना। अगर मैं फर्स्ट कॉइन को टॉस किया और हेड टेल आ गए और उसका अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकता है 2 तरह से, या तो हेड टेल या तो टेल हेड, 2 लिख दिया ना। ये ऐसा करके छोड़ दिए तो टास्क कंप्लीट होगा नहीं, 5 का मुझे अरेंजमेंट लाना है ना। 5 अरेंजमेंट तभी आएंगे जब सबको लेके चलूँगा। तो सबको लेना है, यहाँ डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ भी 2, तो कितने बार 2 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 32। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।